मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि यंग वी से गुस्से से बात कर रहा था और वी ने यंग से पूछा था कि क्या समायरा तुम्हारे पाप की निशानी है। अब आगे, जैसे ही वी ने समायरा के बारे में ऐसा बोला, यंग के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वी उसके प्यार की निशानी को पाप की निशानी कह रहा था। यंग गुस्से से चिल्लाता है वी और खींचकर वी को एक चाटा मारता है। यंग के 5 उंगलियों के निशान वी के गालों पर छप गए थे। यंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी समायरा के बारे में कुछ भी गलत बोलने की, और मेरे प्यार की निशानी है। वी हिम्मत करके बोलता है, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो सॉन्गलैन से शादी करनी चाहिए थी। यंग तेज तेज के हंसने लगता है। इस हंसी में गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा था। यंग कहता है, मैंने सॉन्गलैन से ही शादी की थी। वी चिल्लाकर कहता है, तो मैं कौन हूँ? क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की? यंग भी बिना सोचे समझे कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। शायद तुम अनाथ हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने इतने सालों में तुम्हें कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं की और मैंने तुमसे कभी भी शादी नहीं की। अब वी के पास कोई शब्द नहीं थे। यंग गुस्से के साथ अपने कमरे में चला जाता है। वी वहाँ पर बेजान खड़ा था। अचानक से उसे इतनी सारी जानकारी मिली थी जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। वी अपने मन में कहता है, क्या वो सच में अनाथ है? क्या उसकी कोई फैमिली नहीं है? वो इतने दिनों से किसी पर बोझ बना हुआ था। यंग उससे प्यार या केयर नहीं करता था। शायद उसे वी पर तरस आ गया था, इसलिए वो इतने दिनों से वी को अपने घर में रहने दे रहा था। ये सोचकर ही वी के दिल के 100 टुकड़े हो गए थे। लेकिन इन सारी बातों पर वी को यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं यंग ने ये सारी बातें गुस्से में बोली थी? इसमें कुछ भी सच्चाई ना हो। ये सोचकर वी अपना फ़ोन निकालकर इंग्लैंड के मेंशन के अंदर रहने वाले अपने एक बहुत ही भरोसेमंद सर्वेंट पर कॉल करता है, जो उन्हें बेटे की तरह प्यार करते थे। वी अपने दिल में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहता था। पहले ही रिंग में सर्वेंट ने कॉल उठा लिया और बोला, बेटा आपने कॉल किया, कुछ काम था क्या? वे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, आजुमा मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। आजुमा कहती है, बेटा आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वी कहता है, समायरा यंग और सॉन्गलैन की बेटी है। मैं तो सिर्फ इस घर में गेस्ट था जिसकी मदद यंग ने की थी, क्योंकि उसे एक अनाथ पर तरस आ गया था। आजुमा कहती है, बेटा आपको ये किसने कहा? वी कहता है, यंग ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब सॉन्गलैन कहाँ है? आजुमा वी को सारी बात बता देती है और ये भी कहती है यंग सॉन्गलैन से बहुत प्यार करता था। वो वी को ये भी बता देती है कि यंग अचानक से ही उसे घर पर लेके आ गया था। वी ने तो इंग्लैंड में ये सोचकर कॉल किया था कि आजुमा कहेंगे कि यंग ने गुस्से में ये सब कुछ कह दिया होगा, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने जो भी सोचा था सब कुछ उसके विपरीत था। यंग ने जो भी बोला था सब कुछ सच बोला था। अब वी को कंफर्म हो गया था। अब वी सोच रहा था कि इस फैमिली पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ये उसकी फैमिली नहीं है। वी आजुमा की सारी बातों को सुनकर फ़ोन काट देता है। वी को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें सुनकर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। जिसे वो अपनी फैमिली मानता था, वो फैमिली तो उसकी थी ही नहीं। उसने समायरा को दिल से अपनाया था, अपना सारा प्यार दिया था। लेकिन आज यंग ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो समायरा की फिक्र ही नहीं करता। विंग अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने कमरे में जाता है। वो बुक शेल्फ से एक कॉपी का पेज लेता है, फिर उसमें लिखना स्टार्ट करता है। यंग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सच में आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। हो सकता है मेरा युआन को माफ़ करने का फ़ैसला आपको गलत लगा होगा। आप कल स्कूल जाकर युआन की कंप्लेन कर देना। मैं तो समायरा को अपनी बेटी समझता था, इसलिए उससे रिलेटेड फ़ैसले मैंने ले लिए जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद मेरा समायरा से रिलेटेड किसी भी मामले में फ़ैसला लेना बिल्कुल भी गलत था। मेरा तो समायरा पर कोई अधिकार था ही नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, उससे रिलेटेड फ़ैसले लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझसे बेहतर तुम जानते हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था समायरा को नुकसान पहुँचाने का। मैं एक बार फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी वजह से जो भी तकलीफ़ आपको सहनी पड़ी,
इतने दिनों तक एक अनाथ का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन जब भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं वादा करता हूँ, जितने भी पैसे आपने मुझ पर खर्च किए हैं मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे। मेरे पास आपका अकाउंट नंबर है। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होता है मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। मैं दोबारा अपनी शकल आपको दिखाकर आपको दुखी नहीं करना चाहता। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही सुखद हो। आपको किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। आपको हर खुशी मिले। समायरा के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आपका वी लिखना गलत होगा, क्योंकि मेरा नाम वी नहीं है और मैं अपना नाम भी नहीं जानता। ये लेटर एक अनाथ की तरफ से जिस पर आपने बहुत दया दिखाई। वो लेटर लिखते वक्त वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वी के आंसू की कुछ बूंदें लेटर पर भी गिरी थी। वी वो लेटर अपने बेड के साइड वाले टेबल पर रखता है और अपनी सही पहचान को ढूंढने के लिए इस मेंशन को छोड़कर बाहर जाने लगता है। ऐसे भी अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं था। जब उसे पता चल गया कि इस घर में उसका कोई नहीं है, इस घर में वो किसके लिए रुके। वी जब मेंशन से बाहर जा रहा था तो गार्ड वी को रोकते हुए कहते हैं, सर, रात के 10 बज गए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? यंग सर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भी ये शहर आपके लिए नया है। आपको इतनी रात को अकेले नहीं जाना चाहिए। रात के समय माफिया से रिलेटेड वर्क होते हैं। वो लोग अच्छे नहीं होते। कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वी एक वीटर स्माइल करता है और कहता है, आप फिक्र मत करिए। यंग को पता है मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरा जाना ज़रूरी है। गार्ड कहता है, आप ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए। वी कहता है, आप ज़्यादा मत सोचिए, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। गार्ड इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। गार्ड को आज वी में कुछ तो अलग लग रहा था। वो सोचता है आज कुछ हुआ है क्या। वी उस मेंशन से बाहर निकल जाता है। अचानक से मौसम ने करवट ली। अभी तक जो आसमान साफ था वो बादलों से घिर गया। तेज की आंधी चलने लगी। ऐसा लग रहा था वी के दिल के साथ आसमान भी रोना चाह रहा हो। तभी तो अचानक से बारिश का मौसम हो गया। वी उस मेंशन से बाहर तो निकल गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रहने का ठिकाना नहीं था। वी अनजान रास्ते में चलता जा रहा था। जब कोई रहने का ठिकाना ना हो तो और क्या कर सकता था वी। लेकिन अब वी ने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो दोबारा यंग मैंसन में नहीं जाएगा। इधर लैंड मैंसन में लैंजा अपने स्पेशल डिटेक्टिव को कॉल करके कह रहा था कि 1 घंटे के अंदर उसे यंग के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और पता करो कि ये वी कौन है जो उसके साथ रहता है। डिटेक्टिव कहता है, ठीक है सर, मैं आपको जल्द ही बताता हूँ। ऐसा कहकर डिटेक्टिव फ़ोन काट देता है। करीबन रात के 12 बजे लैंजा का फ़ोन रिंग हुआ। लैंजा कब से इसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था। डिटेक्टिव कहता है, सर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल कर दी है, आप चेक कर लीजिए। लैंजा जल्दी ही फ़ोन काट देता है और बहुत ही बेसब्री के साथ अपना ईमेल चेक करता है। ईमेल में यंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें लिखा था, पहले यंग गरीब था, लेकिन अपनी मेहनत से आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने 8 साल पहले सॉन्गलैन से लव मैरिज की थी। एक कार एक्सीडेंट में सॉन्गलैन की डेथ हो गई। सॉन्गलैन की डेथ के बाद समायरा ने अपना होश खो दिया। उसने बहुत डॉक्टर के चक्कर भी लगाए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सॉन्गलैन की डेथ के 6 महीने बाद यंग को बिजनेस के कारण संघाई आना पड़ा। वो अपने साथ समायरा को भी लाया था। संघाई में उसे कोई घायल इंसान मिला, जिसका पूरा इलाज यंग ने कराया। इस घायल इंसान ने अपनी याददाश्त को खो दिया, इसलिए यंग ने उसका नाम वी रखा। उस ईमेल में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे पता चले कि यंग ने कभी भी वी से शादी की हो। लेकिन यंग वी का बहुत ही ख्याल रखता था, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था। यंग ने संघाई में उस घायल व्यक्ति की फैमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। क्योंकि उस घायल व्यक्ति की फैमिली उसे नहीं ढूंढ रही थी, इसलिए यंग कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। यंग फैमिली के बारे में सब कुछ ईमेल में लिखा था, जिसको पढ़कर लैंजा को खुशी और दुख दोनों का सामना करना पड़ रहा था। खुशी इस बात की कि वी ही विंग है और विंग ने जानबूझकर लैंजा से भागने की कोशिश नहीं की थी। उसे तो अपना पास्ट याद ही नहीं था, वो तो सब कुछ भूल चुका था। दुख इस बात का कि अगर वो विंग को मरा हुआ नहीं समझता और उसे ढूंढने की कोशिश करता
तो विंग उससे इतने सालों तक अलग नहीं रहता। लैंजा अपने आप को दोषी मान रहा था। लैंजा अपने आप से कहता है, विंग मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें किसी अजनबी के साथ रहना पड़ा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जब लैंजा की नज़र वॉच पर जाती है तो वो देखता है अब रात के 1 बज चुके थे। शायद इस टाइम यंग मैंसन जाना गलत होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कल अपने विंग को लेने जाएगा। लैंजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन रिंग करता है। इस वक्त वीजाओ का कॉल था। लैंजा फ़ोन रिसीव करता है और वीजाओ के बोलने का इंतज़ार करता है। वीजाओ कहता है, सर हमें पता चल गया किसने हमें धोखा दिया था, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले हमारे अड्डे पर हमला हुआ था। मिस्टर यून हमारे राइवल के लिए काम करते थे और हमसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें देते थे। मिस्टर यून को शक हो गया कि आप उस हमले की इंक्वायरी करा रहे थे, इसलिए वो आज रात भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? लैंजा कहता है, ये भी मुझे बताना होगा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हें क्या करना है? किसी भी हालत में मिस्टर यून को भागने नहीं देना है। वो भागना नहीं चाहिए, तुम उसे भागने से रोको। मैं भी अपने घर से निकलता हूँ। मेरी डिक्शनरी में गलती की कोई माफ़ी नहीं है। उसे अपनी गलती की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। आज उसे अपने धोखे की सज़ा मिलेगी। ऐसा कहकर लैंजा फ़ोन काट देता है और मेंशन से बाहर निकल जाता है। अब रात के 2 बज गए थे। विंग अभी भी अनजान रास्ते पर चल रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश की बूंदों ने विंग को पूरी तरीके से भिगो दिया था, लेकिन विंग को अपने गीले बदन की बिल्कुल चिंता नहीं थी। विंग ने बहुत ही हल्के कपड़े पहने थे। उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जिसका यूज़ करके वो किसी होटल में स्टे कर सके। बारिश में भीगने के कारण विंग की बॉडी विजुअल हो रही थी। कपड़े पूरे तरीके से विंग के शरीर पर चिपक चुके थे, जिसके कारण विंग बहुत हॉट लग रहा था। विंग थक हार के एक रोड के किनारे बैठ गया। वो काफ़ी देर से चल रहा था। ठंड के कारण उसका शरीर काँप रहा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी। विंग तो यंग के मेंशन से कुछ भी नहीं लेके आया था। ऐसा लग रहा था ये रात सबके लिए भारी थी, क्योंकि इतनी रात होने के बावजूद कोई भी नींद के आगोश में नहीं गया था। ना ही लैंजा सोया था, ना ही विंग सोया था, और यंग का हाल भी कुछ अलग नहीं था। यंग ने गुस्से में बहुत सारी बातें विंग से कही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। यंग सॉन्गलैंड का सारा सामान निकालकर उसको अपने बाहों में लेकर रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने डैड का फ़र्ज निभा नहीं पाया। उसने समायरा की सही से केयर नहीं की। उसे अभी भी विंग के लिए दुख नहीं हो रहा था। उसे अभी भी एहसास नहीं था कि उसने गुस्से में क्या क्या विंग को बोल दिया था। अचानक से यंग के कानों में समायरा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यंग का ध्यान अपने दुख से हटकर समायरा के रोने के ऊपर गया। वो सोचता है, समायरा को क्या हुआ? वो अचानक से रोने क्यों लग गई? शायद यंग को याद नहीं था कि समायरा की आदत है कि समायरा की रात को जब भी नींद खुलती थी वो वी के कमरे में जाकर उससे लिपट कर सोती थी। समायरा 6 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी इस आदत में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी ऐसा ही करती थी। यंग अपने कमरे से बाहर निकलकर समायरा की आवाज़ का पीछा करके वी के कमरे में पहुंच गया था। जब यंग वी के कमरे में पहुंचा तो उसका ध्यान समायरा पर गया, जो वी के बेड पर बैठकर रो रही थी। यंग भागकर समायरा को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, एंजल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? समायरा अपने रोते हुए आवाज़ में कहती है, मुझे डैडा के पास जाना है। डैडा कहाँ है? अब यंग का ध्यान वी पर गया। वी अपने कमरे में नहीं था। वो कहाँ गया होगा? यंग समायरा को चुप कराते हुए कहता है, एंजल डैडा किचन में पानी पीने गए होंगे, वो अभी आ जाएंगे, तुम सो जाओ। यंग समायरा को अपने गोद में लेकर सुलाने लगा। कुछ देर में समायरा को नींद आ गई। यंग ने समायरा को बेड पर सुला दिया। यंग की नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ विंग द्वारा लिखा गया लेटर था। यंग ने वो लेटर उठाकर पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे यंग ने लेटर पढ़ा, उसे एहसास हो गया कि उसने गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। लेटर पर आंसू की बूंदों के कुछ निशान भी थे जो अब सूख चुके थे, लेकिन कोई भी बता सकता था कि लेटर लिखने वाला लिखते वक्त कितना रोया होगा। यंग कहता है, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या बोले जा रहा था। मुझे वी को ढूंढना होगा। पता नहीं वो इतनी रात में कहाँ चला गया होगा। बस वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
वी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। मुझे पता है कि मेरे से ज़्यादा प्यार तुम समायरा से करते हो। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। वी, प्लीज़ सेफ रहना। ऐसा सोचकर यंग वी को ढूंढने के लिए मैंसन से बाहर निकलने लगता है। मैंसन के बाहर गार्ड अभी भी खड़े थे। यंग उस गार्ड से पूछता है कि क्या तुमने वी को जाते हुए देखा था। गार्ड यंग को सारी बात बता देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि उसने वी को बहुत रोकने की कोशिश की थी। यंग गुस्से से गार्ड को कहते हैं, अगर तुम्हें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है तो क्या तुम मुझे कॉल कर कर नहीं बता सकते थे क्यों घर से बाहर जा रहा है। यंग गुस्से से गार्ड से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वे कितने बजे घर से निकला था। गार्ड घबराते हुए कहते हैं, सर करीबन 10 बजे थे जब वी सर निकले थे इस घर से। यंग अपने कुछ गार्ड के साथ वी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यंग अपने आप को बहुत कोस रहा था। उसे वी के लिए बहुत ही डर लग रहा था। यंग मन में कहता है, वी घर से 10 बजे निकला था और अब 3 बज गए थे। पूरे 5 घंटे हो चुके हैं। आज तो मौसम भी बहुत ख़राब है। पता नहीं वी किस हालत में होगा। यंग अपनी कार पूरे संघाई शहर में घुमा रहा था ताकि उसे वी के बारे में कुछ पता चल जाए। इधर वी जहाँ बैठा था, अचानक से उसे रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वी ने ना चाहते हुए भी उस आवाज़ का पीछा कर लिया। सामने का नज़ारा किसी भी आम व्यक्ति के लिए सही नहीं था। एक आदमी को कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से पीट रहे थे। एक आदमी ने उस व्यक्ति पर गन पॉइंट कर रखा था। जिसने गन पकड़ रखी थी, वी उस व्यक्ति को अच्छे से जानता था। वी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अचानक से रात के सन्नाटे को चीरते हुए गोली की आवाज़ गूंज गई। वी की चीख निकल गई। आखिर उसने अपने सामने खून होते हुए देखा था। अब सबकी नज़र वी पर थी। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।